तो जैसा कि ये मैप में आप देखें कि आज अगर बात करें तो आज हमारे यानी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में पाकिस्तान आता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 1947 से पहले पाकिस्तान नाम का देश था ही नहीं। 1947 के पहले हमारी जो बॉर्डर थी वो सीधे अफगानिस्तान से लगती थी। हमारी जो बॉर्डर थी वो सीधे अफगानिस्तान से लगती थी। अब थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। 1807 में नेपोलियन नेपोलियन मतलब फ्रांस वाला, वो दुनिया जीतने निकला था और उसने यूरोप के बहुत बड़े हिस्से में कब्जा भी कर लिया था। और रशिया का जो राजा था उसे जार कहते थे, जार, TSAR, जार। रशिया मतलब उस समय का USSR। इन दोनों ने मिलकर 1807 में एक संधि की थी। उस संधि का नाम था तिलसित की संधि। तिलसित की ट्रीटी हुई थी और इस ट्रीटी का मेन उद्देश्य ये था कि भाई अफगानिस्तान में अपनी पैठ बढ़ा ले, अफगानिस्तान में अपन घुस जाए, क्योंकि अफगानिस्तान से सीधे बॉर्डर किसकी लग रही है? भारत की। भारत में उस समय कौन था? भारत में उस समय था ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब मोटे तौर पे ब्रिटेन था। थी तो ये प्राइवेट कंपनी, लेकिन इस देश की थी ब्रिटेन की। और ये जो फ्रांस था उसका सबसे बड़ा दुश्मन उस समय दुनिया में ब्रिटेन भी था। तो फ्रांस ने कई बार कोशिश की। अगर हम यूरोप के मैप में देखेंगे तो फ्रांस के जस्ट ऊपर ब्रिटेन आता है। बीच में आपको एक इंग्लिश चैनल मिलेगा, समंदर मिलेगा, फिर ब्रिटेन आता है। लेकिन ब्रिटेन को उसके देश में हराना मुश्किल था। फ्रांस को समझ में आ गया था, खासकर नेपोलियन को समझ में आ गया था कि ब्रिटेन को उसके देश में घुस के हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनकी नेवी बहुत मजबूत है। तो नेपोलियन ने ये सोचा कि जहां जहां ब्रिटेन की कॉलोनी है, जहां जहां ब्रिटेन की कंपनी रूल कर रही है, चलो अपन वहां अटैक करते हैं। ठीक है, तो यही सोच के नेपोलियन जो था वो चाह रहा था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत बड़ा काम धाम चल रहा है, और क्यों ना हम ईस्ट इंडिया कंपनी पर अटैक करे। और इसी को देखते हुए 1807 में तिलसित की संधि होती है। नेपोलियन ये चाह रहा था कि ब्रिटेन को हराना, और जार जो था, जार भी चाह रहा था कि ब्रिटेन को हराना, क्योंकि अल्टीमेटली सारा जो लड़ाई थी वो लैंड को लेकर थी। जार चाह रहा था कि भाई मैं अफगानिस्तान होते हुए भारत का कुछ हिस्सा मेरे पास आ जाए, क्योंकि सारी जो लड़ाई है वो जमीन को लेकर थी। जमीन मतलब रिसोर्सेस को लेकर, नेचुरल रिसोर्सेस को लेकर थी। जिसके पास जितनी अधिक जमीन होगी उतनी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस होंगे। तो ये दोनों की सोच थी। और ये जो हुआ, ये जो मैंने बात बताई कि भाई हम अफगानिस्तान से होते हुए भारत में कब्जा कर लेंगे, इसे कहा गया ग्रेट गेम। इसे कहा गया ग्रेट गेम। और ये जो ग्रेट गेम था, जिसमें सबसे बड़ा मोहरा था अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान पे कब्जा अगर एक बार हो जाए, या अफगानिस्तान में हमारे दोस्त लोगों की सरकार बन जाए, या वहां पे हमारा दोस्त रूल करे, तो अल्टीमेटली हम ब्रिटेन को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। और ब्रिटेन को डर था कहीं ये अफगानिस्तान में ये लोग आ गए तो कल को ये हमारे पास में घुस सकते हैं। तो इस ग्रेट गेम में एक तरफ कौन था? USSR, और एक तरफ था ब्रिटेन। ये दो परमानेंट खिलाड़ी थे। और कुछ समय के लिए USSR का साथ दिया था फ्रांस ने, लेकिन बाद में फ्रांस हट गया था क्योंकि नेपोलियन मर गया 1815 में, और उसके बाद फ्रांस चला गया था। लेकिन ये जो ग्रेट गेम चला है, इस ग्रेट गेम में USSR एक तरफ था, एक तरफ ब्रिटेन था। ठीक है, और ये जो ग्रेट गेम है, इसकी शुरुआत मोटे तौर पर 1807 से मानी जाती है, और इसका एंड माना जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरू होने तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरू होने तक ग्रेट गेम चलता है। ठीक है, कुछ समय के लिए ग्रेट गेम जो था, यानी ये जो अफगानिस्तान पे कब्जा करने वाली चीज थी, ये थमती है। और फिर से हम देखते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है उसके बाद शुरू होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945 को, और 1945 से लेकर 1991 तक एक नया चीज चलता है, उसे कहा जाता है कोल्ड वॉर, यानी शीत युद्ध। ये ग्रेट गेम का बच्चा है समझ लो। इसमें दो पार्टी थी, एक तरफ आ गया था अमेरिका और एक तरफ था USSR। ब्रिटेन यहाँ से जा चुका था, ब्रिटेन ने भारत को आजाद कर दिया, चुपचाप चला गया। अब यहाँ पे दो पार्टी आ गई, USA और USSR, और इन दोनों का भी मेन लक्ष्य था कि अफगानिस्तान पे किसी भी तरह कब्जा किया जाए। USA ये चाहता था कि मैं दुनिया भर को डेमोक्रेसी सिखाऊं, यानी मैं दुनिया भर को लोकतंत्र की बात भाषा सिखाऊं कि भैया आप लोग अपने लोगों के बीच से लोगों को चुने, एक सरकार बनेगी, एक संसद बनेगी। और USSR यानी आज का रशिया ये चाहता था कि दुनिया भर में कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट सरकार बने, कम्युनिस्ट सरकार बने, है ना, कम्युनिज्म की बात करता था USSR। तो USSR ये चाह रहा था कि जितने अधिक से अधिक देश मेरे प्रभाव में आएंगे उतनी ज्यादा जगह कम्युनिज्म की कम्युनिस्ट सरकार बनेगी। और USA ये चाह रहा था कि जो भी नए नए देश आजाद हो रहे हैं उनमें डेमोक्रेसी हम फैलाए जाए। भारत में डेमोक्रेसी आई गई थी क्योंकि ब्रिटेन ने हमको दिखाया कि भाई डेमोक्रेसी क्या होती है। पाकिस्तान को ब्रिटेन ने आजाद किया तो वहां भी डेमोक्रेसी आ गई थी। अब सारा यहाँ भी मामला अटका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी अफगानिस्तान को लेकर।
यूएसए ये चाह रहा था कि अफगानिस्तान पे हमारे लोग होने चाहिए, अफगानिस्तान पे जो भी रूल करे वो हमारा दोस्त हो, क्योंकि अफगानिस्तान से जस्ट ऊपर का जो एरिया है वो किसका एरिया था, यूएसएसआर का। 1991 तक अफगानिस्तान की बॉर्डर यूएसएसआर से लगती थी। 1991 में यूएसएसआर टूट गया, यूएसएसआर टूट गया, और बाद में इसका इसमें से जो देश बन के निकलता है उसका नाम है रशिया। और भी बहुत सारे देश बन टूटते हैं, इससे कुल 14 देश टूटते हैं, 14 कंट्रीज। लेकिन 1991 से पहले तक, जब तक इसका विघटन नहीं हुआ था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर नहीं हुआ था, तब सीधे बॉर्डर लग रही थी अफगानिस्तान की यूएसएसआर से। तो यूएसएसआर ये चाहता था कि अफगानिस्तान में जो भी लोग रहे वो कैसी भाषा बोले या कैसी उनकी सरकार रहे, कम्युनिस्ट। और अमेरिका ये चाह रहा था कि अफगानिस्तान में जो भी रहे वो कैसी पिपड़ी बजाए, कैसी बांसुरी बजाए, डेमोक्रेसी वाली। क्योंकि अफगानिस्तान से जस्ट ऊपर जो एरिया पड़ता है उसे हम कहते हैं ईरान, उसे हम कहते हैं ईरान। और ईरान में उस समय जो राजा था, राजा पहलवी, वो अमेरिका का एक तरह से दोस्त था। तो अमेरिका को ये टेंशन नहीं थी कि ईरान में कौन है, ईरान में इसका दोस्त बैठा हुआ था। ठीक है। पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त हमेशा से था, क्योंकि अगर आप सोचिए अमेरिका कितनी दूर है, और अमेरिका को 7 समंदर पार एक ऐसे देश में कब्जा करना है जो उसके देश से बहुत दूर होगा, तो उससे किसी न किसी का तो सहयोग चाहिए। उसे किसी, जैसे मान लीजिए आप रहते हैं इंदौर में और आपका एक प्लॉट भोपाल में है, तो आप चाहेंगे ना कि जो आपका प्लॉट भोपाल में है उसके बगल वाला जो पड़ोसी है वो आपका दोस्त बन जाए, कि जब भी आप फोन करें और पूछे भाई हमारा प्लॉट कैसा है, तो बताए कि नहीं आपका प्लॉट सेफ है। तो अमेरिका ने अफगानिस्तान में कब्जा करने के लिए पाकिस्तान को हमेशा अपना दोस्त बना के रखा। और पाकिस्तान जब से आजाद हुआ तब से उसको पता था कि यहाँ भी बड़ी दिक्कतें थी पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान का इतिहास पढ़ेंगे तब देखेंगे क्या हुआ था। लेकिन पाकिस्तान को हमेशा खाने पीने की कमी कभी नहीं रही, यानी एक तरह से इसका खाना खर्चा अमेरिका देता रहा, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को क्यों दोस्त बनाकर रखा था, क्योंकि उसे अफगानिस्तान में अपनी पैठ बनानी थी। ऊपर ईरान में उसका दोस्त बैठा हुआ था, तो दो तरफ से ईरान में अमेरिका का दोस्त है, पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त है। तो अमेरिका यह चाहता था कि कुछ भी हो जाए अफगानिस्तान में यूएसएसआर का प्रभाव नहीं बढ़ना चाहिए। और यूएसएसआर ये चाहता था कि अफगानिस्तान में जो भी लोग हैं, जो भी सरकार बन रही है, उनको जितना पैसा लगे उतना पैसा दो, लेकिन यहाँ पे जो सरकार होनी चाहिए वो कैसी भाषा बोलनी चाहिए, वो हमेशा कम्युनिस्ट होनी चाहिए, वो हमेशा कम्युनिस्ट होनी चाहिए। मतलब अभी तक आप ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान को लेकर पहले ब्रिटेन और यूएसएसआर भिड़ा करते थे, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका और यूएसएसआर भिड़ गए। अब सवाल ये कि अफगानिस्तान इतना क्रूशियल क्यों है, क्यों इतनी मारा मारी है? क्योंकि अफगानिस्तान आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसा चौराहा है जहां से हर तरफ जाने का रास्ता खुलता है। अगर आपको यूरोप से एशिया में आना है तो आपको अफगानिस्तान होकर ही आएंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो जिसे हम कहेंगे काराकोरम की रेंज है, पहाड़ है, और इधर हिंदू कुश पहाड़ है। तो इधर से तो आप आ नहीं सकते, आप आएंगे तो ईरान अफगानिस्तान होते हुए आएंगे। तो अफगानिस्तान में आपको ऐसी सरकार चाहिए यूएसए के हिसाब से जो उसकी फ्रेंडली सरकार। ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से बाय रोड जाना चाहते हैं, क्योंकि सारा खेल तो व्यापार को है, जब मैंने कहा लैंड, लैंड मतलब रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, और नेचुरल रिसोर्सेस मतलब व्यापार। और अफगानिस्तान में लिथियम के बहुत बड़े भंडार है, आयरन ओर के बहुत बड़े भंडार है, वहाँ पे कोबाल्ट मिलता है, निकल मिलता है, वहाँ पे ओपियम, ओपियम की बहुत बड़ी खेती होती है। ठीक है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेस के मामले में बड़ा धनी था। तो अमेरिका भी चाह रहा था कि इसमें अपना कब्जा हो जाए। कोई अब रूल करना नहीं चाहता यहाँ पे, अब किसी को कोई गुलाम करना नहीं चाहता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद धीमे धीमे हर देश गुलामी छूट गई। ये इनडायरेक्ट गुलामी चाह रहे थे कि कहने को आप हमारे दोस्त रहो लेकिन हम आपका यूज कर सके। जैसे आज हम देखते हैं श्रीलंका जो है वो चाइना के कंट्रोल में आ गया, या पाकिस्तान चाइना की भाषा बोलता है। तो कहने को पाकिस्तान चाइना का गुलाम नहीं, लेकिन वो चाइना जो कहता है पाकिस्तान को मानना पड़ता है, क्योंकि सारा खेल पैसे का है। इतना कर्जा हो गया कि पाकिस्तान को जी सर करना पड़ता है चाइना को। तो अफगानिस्तान की लोकेशन ऐसी थी कि यूएसएसआर भी चाहता था कि अगर अफगानिस्तान तक हम आ जाए, अगर अफगानिस्तान में हमारा एरिया प्रबुद्ध हो जाए, तो हम एक तरह से हम उस चौराहे पे कब्जा कर लेंगे जहां से यूएसए इधर घुसना चाह रहा है, और भारत हो गया या नेपाल हो गया या म्यांमार हो गया या बाकी और देशों में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। तो यूएसएसआर हमेशा ये चाह रहा था कि ये डेमोक्रेसी का झंडा लेके अमेरिका आ रहा है ना, ये रुक जाए यहाँ से। क्योंकि अगर इधर हम देखेंगे, इधर तो यूएसएसआर के नीचे जस्ट चाइना आता है, और चाइना में कम्युनिस्ट सरकार है, आज भी कम्युनिस्ट सरकार है चाइना में। तो यूएसएसआर को ये टेंशन नहीं था कि इधर क्या होगा, क्योंकि इधर भी कम्युनिस्ट सरकार थी। यूएसएसआर के जस्ट उधर देखेंगे तो एक देश मिलता है उत्तर कोरिया नाम का, वहां भी कम्युनिस्ट सरकार थी। ठीक है। तो इधर कोई दिक्कत नहीं थी, सारा खेल इधर था कि अगर अफगानिस्तान यूएसए के पास चला गया तो ईरान भी उसका दोस्त, पाकिस्तान भी उसका दोस्त, अफगानिस्तान भी उसका दोस्त हो जाएगा। तो ये पूरा मामला यूएसए ले जाएगा। और ये कोल्ड वॉर का सबसे, जिसे कहते हैं ना, कोल्ड वॉर में सबसे ज्यादा हॉट चीज यही थी कि अफगानिस्तान में किसकी सरकार रहेगी, अफगानिस्तान में या
किसकी ताकत रहेगी या किसका कंट्रोल रहेगा। अभी तक की जो मैंने ब्रीफिंग दी है वो आप लोगों को क्लियर है क्या? यस सर। देखो थोड़ी क्लास हैवी हो सकती है क्योंकि हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं, इसलिए ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, इसको 2-3 बार देख लेना, सुन लेना। तो अभी तक आपको ये समझ में आया कि अफगानिस्तान ऐसी रानी है, कैरम की ऐसी रानी है कि हर कोई चाहता है कि अफगानिस्तान उसके पास आ जाए। ठीक है, तो बढ़िया। अब क्या हुआ, अफगानिस्तान में एक राजा रूल कर रहा था, उसका नाम था जाहिर शाह। जाहिर शाह जो था ये यूएसए का एक तरह से दोस्त था। 1973 तक जाहिर शाह यहाँ पे रूल कर रहा था, तब तक यूएसए को कोई दिक्कत नहीं थी। अब आप सोचेंगे यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, 7 समंदर पार यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? यूएसए असल में पूरा जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया है ना, यहाँ पे इन लोगों की जिसे कहते हैं ना लार टपका करते, जो कि ये जो पूरा एरिया यहाँ पे क्रूड ऑयल मिल गया था, यहाँ पे कच्चा तेल मिल गया था, और कच्चा तेल का आप उपयोग आप जानते हैं, इसी क्रूड ऑयल को हम रिफाइन करके पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, वैक्स निकालते हैं, और जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन वाली चीजें हैं उसमें तो तेल चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जितनी फैक्ट्रियां है वहां भी आपको तेल चाहिए, और सारा भंडार तो यहीं बैठा हुआ था। तो इन लोग चाहे यूएसए हो, चाहे ब्रिटेन हो, या फ्रांस हो, जर्मनी हो, जो भी है, उनको डेवलपमेंट अगर करना है, उनको तेल चाहिए, तेल कहाँ मिल रहा था? यहाँ मिल रहा था। इसलिए सब लोगों का फेवरेट जगह ये था, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो ईरान हो, ये ईरान का मैप दिख रहा है, जिसे हम कहेंगे ये यूएई दिख रहा है आपको, ये इधर जो रहेगा ये सऊदी अरेबिया है, ये ओमान है, ठीक है, इधर यमन है। तो इधर वाला जो पूरा बेल्ट है ना, यहाँ पे तेल मिला था, चाहे इराक हो चाहे ईरान हो। ये छोटा सा जो देश है इसको कतर कहते हैं, सॉरी ये बहरीन है शहर, है ना। तो मैप दिखाऊंगा तब देख लेना आप लोग। तो सारा खेल ये है कि भैया यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस की जब भी बात मैं करूँ तो समझ लीजिए इधर सबसे ज्यादा जो मिल रहा है कच्चा तेल मिल रहा है, और अफगानिस्तान में कच्चा तेल नहीं मिल रहा था, लेकिन अफगानिस्तान की लोकेशन ऐसी थी कि अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट हो गया। तो मैंने कहा जाहिर शाह नाम का एक राजा यहाँ पे रूल कर रहा था, वो यूएसए का दोस्त था। ईरान में एक राजा पहलवी नाम का राजा रूल कर रहा था, वो भी यूएसए का दोस्त था। ठीक है, पाकिस्तान में तो जब से पाकिस्तान बना है तब से ब्रिटेन और यूएसए की गोद में बैठा हुआ था, अब जाके 10-20 साल पहले से चाइना की गोद में गया है। ये सब बताऊंगा, अभी इस टॉपिक को बीच में मत लाओ, यमन वाला है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ, जहीर शाह नाम का एक राजा था, वो यूएसए का दोस्त था। 1973 में क्या हुआ, जहीर शाह को हटा दिया गया। जब जहीर शाह को हटा गया तो जो नया व्यक्ति आया, यानी कू हुआ, कू मतलब होता है तख्ता पलट। तो एक राजा को कू की स्पेलिंग ऐसे वैसे ये होती है, कू, इसे हिंदी में कहते हैं तख्ता पलट। 1973 में कू हो गया। जब 1973 में कू हो गया, तख्ता पलट हो गया, तो एक नेक्स्ट व्यक्ति आया यहाँ पे। जब वो नेक्स्ट व्यक्ति यहाँ पे आया, तो जब भी यहाँ पे तक देखिए जहीर शाह जब हटा तो यूएसए का दिमाग घूम गया कि यार अपना आदमी हट कैसे गया। तो यूएसए इस ताक में था कि अब जहीर शाह हटा है तो कोई बात नहीं, अब जो भी व्यक्ति आए मेरा दोस्त रहे। वहीं यूएसएसआर की आंखें बड़ी हो गई, वाह यार जहीर शाह हट गया, ये तो यूएसए का दोस्त है, चलो अपना आदमी बिठाए। लेकिन जो जहीर शाह को जिसने हटाया था, वो व्यक्ति ना यूएसए का दोस्त था ना यूएसएसआर का दोस्त था, वो तो लोकल वहाँ का कबीले का आदमी था, उसने हटा दिया था। एक्चुअल में क्या है, ये अफगानिस्तान हो चाहे ईरान हो या इराक हो, ये सब कबीलाई देश है, यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स रहती है, बहुत सारे ट्राइब्स रहती है ना। तो जब भी कोई ट्राइब मजबूत होती थी तो वो यहाँ पे टेक ओवर कर लेते थे। तो जहीर शाह जो यूएसए का दोस्त था, 1973 में उसका कू हो गया, रक्ता पलट हो गया, और यहाँ पे एक नया व्यक्ति आ गया। जब यहाँ पे एक नया व्यक्ति आ गया तो आप, और जो ये व्यक्ति है वो ना यूएसए का दोस्त है ना रशिया का दोस्त है या यूएसएसआर का दोस्त है, तो हर कोई चाह रहे हैं कि यार या तो जो व्यक्ति यहाँ पे आया है वो हमारा दोस्त बन जाए, या तो इसको हटा दिया जाए। अब यूएसए ने पाकिस्तान को बोला यार तू मेरा दोस्त है, मैंने तुझे अरबों रुपए दिए हैं इसी काम के लिए, मैंने तुम्हें अरबों रुपए इस काम के लिए दिए हैं, अब तुम कुछ करो। तो पाकिस्तान ने क्या किया, मुजाहिदीन मुजाहिदीन, असल में ये सब लोग जो है मुजाहिदीन है या तालिबान है, असल में अब जैसे मैंने कहा अफगानिस्तान में अफगानिस्तान को क्या कहा जाता है, ग्रेव यार्ड ऑफ द सिविलाइजेशन, यानी सभ्यताओं का कब्रगाह है। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, बस यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस है, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं, यहाँ पे ना अच्छी पढ़ाई है ना अच्छी, मतलब जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में चीज चाहिए वो यहाँ पे मिलती नहीं है। और यहाँ के लोग काफी ज्यादा रेडिकलाइज होते हैं, यानी कि आप उनको पैसा दे दो, बंदूक दे दो, तो धर्म के नाम पे किसी को ही मार देंगे। तो पाकिस्तान ने बहुत सारे ऐसे लोगों की फौज खड़ी की जो कि मुस्लिम, वैसे तो ये पूरा इलाका ही मुस्लिम धर्म का है, ऐसे लोगों की फौज खड़ी की जो कि पैसे के लिए मार सकते थे किसी को भी। इनको कहा गया मुजाहिदीन। इसको ट्रेन कौन कर रहा था, पाकिस्तान। और मुजाहिदीन का मेन काम ये था, मुजाहिदीन का मेन काम ये था कि कि अमेरिका में यूएसए बैक्ड सरकार बनाओ, मतलब अमेरिका में यूएसए
के समर्थन वाली सरकार बनाओ। अब आप देखिए, मुजाहिदीन मतलब मोटे तौर पे आतंकवादी, टेररिस्ट। इन लोग पैसे के लिए किसी को भी मार सकते थे। अमेरिका जो दुनिया भर में डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की बात करता था, अपने काम के लिए पाकिस्तान को कहता था कि ऐसे लोगों को तुम ट्रेंड करो, पैसा मैं देता हूँ, बस बस इनको ट्रेंड करो। ये लोग क्या कहलाए गए? मुजाहिदीन कहलाए गए। मतलब ये लोग धर्म के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ पे धर्म का वापस स्थापित करना चाह रहे हैं। तो मुजाहिदीन को ट्रेंड किया गया, यूएसए ने पूरा पैसा दिया, पाकिस्तान ने इनको ट्रेंड किया। पाकिस्तान ट्रेंड किया मतलब पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसने इसको ट्रेंड किया, और यूएसए की सीआईए, इन दोनों की इंटेलिजेंस एजेंसी है। सीआईए मतलब यूएसए और आईएसआई मतलब पाकिस्तान। इन दोनों एजेंसी ने इनको ट्रेन किया मुजाहिदीन लोगों ने, और मुजाहिदीन लोगों ने यहाँ पे जो सरकार थी, जहाँ पे जिसका रूल था, उस पर बार बार अटैक करना शुरू किया। तो कुछ समय बाद मुजाहिदीन जो है वो सफल हो गए, और मुजाहिदीन यहाँ पे अपनी सरकार बनाने में क्या हो जाते हैं? सफल हो जाते हैं। इसी बीच में क्या होता है, जैसे मैंने कहा जहीर शाह को कू कर दिया गया, जो नया व्यक्ति आया है उस व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर। तो जहीर शाह के जाने के बाद यहाँ पे जो व्यक्ति अपनी सरकार बना के बैठा है उसको सपोर्ट कर रहा है यूएसएसआर, और यूएसएसआर मतलब कम्युनिस्ट वाली बात हो रही है, यहाँ पे कम्युनिज्म वाली बात हो रही। यहाँ क्या कौन सी बात हो रही? कम्युनिज्म वाली। और मैंने बोला मुजाहिदीन को सपोर्ट अमेरिका कर रहा था पैसे से, और ट्रेनिंग कौन दे रहा था? पाकिस्तान। और मुजाहिदीनों ने ये यूएसएसआर बैक्ड जो सरकार थी, यूएसएसआर का जो दोस्त था यहाँ पे, उसको हटा दिया। तो उसको हटा दिया तो यूएसएसआर का दिमाग खराब हो जाएगा कि नहीं होगा? अब आप बताइए। होगा सर। क्योंकि अभी तक ना अमेरिका की सेना यहाँ पे घुसी है, ना रशिया की सेना यहाँ पे घुसी है। इनडायरेक्टली सपोर्ट किया जा रहा है, इनडायरेक्टली सपोर्ट किया जा रहा है। तो जब ये सब हुआ, जब यूएसएसआर बैक्ड सरकार को मुजाहिदीनों ने मार मार के भगा दिया या हटा दिया, वो साल था 1979। और जब यूएसएसआर को ये पता चला यार हमारी सरकार यहाँ पे गिर गई, या हमारे दोस्त की सरकार यहाँ पे गिर गई, तो यूएसएसआर ने, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, ये जो पूरा एरिया था ना यूएसएसआर था उस समय तक, यूएसएसआर के आर्मी, यूएसएसआर के टैंक, यूएसएसआर की एयरफोर्स सब अफगानिस्तान में घुस गई। मतलब कोल्ड वॉर के समय, कोल्ड वॉर का मैंने टाइम क्या बोला? 1945 से 1991। इस कोल्ड वॉर में ये था कि अमेरिका चाह रहा था कि मैं दुनिया का दादा बन जाऊं, और यूएसएसआर बोल रहा था नहीं, दुनिया का दादा तो मैं हूँ। मतलब दो सुपर पावर आपस में भड़ रही थी कि कौन ज्यादा पावरफुल है। हर जगह ये रेस चल रही थी, चाहे स्पेस की बात की जाए, चाहे मिलिट्री की बात की जाए, चाहे किसी देश में सरकार बनाने की बात की जाए। कोल्ड वॉर में अमेरिका और यूएसए आमने सामने कभी नहीं लड़े, लेकिन सपोर्ट करते रहे। जैसे हिस्ट्री में हमने देखा है कार्नाटिक वॉर्स में कि ब्रिटेन और फ्रांस डायरेक्टली कभी नहीं लड़े, लेकिन एक दूसरे का सब मतलब ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रहे थे जो कि लड़ रहे थे। तो 1979 वो साल था जब यूएसएसआर सीधे अपनी आर्मी लेके घुस गया। कहाँ? अफगानिस्तान में। क्यों घुस गया? क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिस्ट वाली सरकार थी उसको गिरा दिया गया। किसने गिराया था? मुजाहिदीन ने। मुजाहिदीन को सपोर्ट कौन कर रहा था? यूएसएसआर। और जब 1979 में रशिया यहाँ पे घुसा है, तो अगले 10 साल रशिया यहाँ पे था, यानी रशिया की सेना यहाँ पे थी। अगले 10 साल यहाँ पे रशियन की सेना थी। लेकिन जब मैंने बोला कि 1979 में मुजाहिदीनों ने अपनी सरकार बना ली, जो कि यूएसए की सरकार थी, रशिया उस सरकार को गिराने के लिए यहाँ घुस तो गया, लेकिन रशिया 10 साल तक यहाँ पे रहा, लेकिन 10 साल तक मुजाहिदीनों की जो सरकार थी उसको गिरा नहीं पाया। ध्यान रखिए, जब मैं सरकार बोल रहा हूँ इसका ये मतलब यहाँ कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ऐसा नहीं। सरकार मतलब इन लोगों के पास पावर थी, बस। यहाँ पे कोई चुनाव नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मतलब सरकार मतलब मुजाहिदीन थोड़े मजबूत थे यहाँ पे, क्योंकि मुजाहिदीन को पैसा कौन दे रहा था? अमेरिका। और सपोर्ट कौन कर रहा था? पाकिस्तान। अब 10 साल तक यूएसएसआर यहाँ पे था, लेकिन 1989 आते आते यूएसएसआर कमजोर होने लगा। कमजोर मतलब हर फ्रंट में कमजोर होने लगा। यूएसएसआर बहुत बड़ा देश था, और इसके अंदर ही बहुत सारे एरिया में आज़ादी की मांग उठने लगी। और 1989 में यूएसएसआर ने बोला मैं भाई यहाँ से जाता हूँ, तुम्हें जो करना हो कर लो। 1989 में 10 साल यहाँ पे रहकर यूएसएसआर क्या हुआ? वापस चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि यूएसएसआर इतना कमजोर हो चुका था, उसको लगा यार ये अफगानिस्तान के चक्कर में ऐसा ना हो कि मेरे बाकी जो बॉर्डर है वो बिगड़ जाए। तो 1989 में यूएसए भी घुस गया था यहाँ पे, और यूएसए जब यहाँ पे घुस गया तो रशिया यहाँ से चला गया, क्योंकि यूएसए ने रशिया को हर तरफ से परेशान किया था। उसके जो भी बॉर्डर वाले स्टेट थे, जैसे मान लीजिए आज गुजरात है, गुजरात को कोई फंड करके बोले कि भाई तू अलग देश की मांग कर, तमिलनाडु तू अलग देश की मांग कर, तो मोदी जी का दिमाग खराब होगा ना कि हमारे राज्य कैसे अलग देश की मांग कर रहे हैं। तो मोदी जी भले अमेरिका की रैली कर रहे होंगे, वो छोड़कर तुरंत यहाँ आएंगे, देश को संभाले पहले। वही यूएसएसआर के साथ हुआ। उसके जो पड़ोसी मतलब बॉर्डरिंग स्टेट्स थे, वो सब आज़ादी की मांग करना शुरू कर दे। उन सबको पैसा अमेरिका दे रहा था। अमेरिका यूएसएसआर को तोड़ना चाहता था, और वो काफी हद तक सफल भी रहा। 1989 में यूएसएसआर यहाँ से चला गया और अमेरिका यहाँ पे घुस गया। तो 1989 से अमेरिका कहाँ पे है?
अफगानिस्तान में मतलब अमेरिकी आर्मी यहाँ पे है, ठीक है, और यूएसएसआर यहाँ से चला गया। यहाँ तक ब्रीफिंग क्लियर हुई आप लोगों को? यस सर। नींद तो नहीं आ रही किसी को? नाटो भी क्या है? अरे शिवानी, ये सब चीज मैं क्लियर करूंगा, अभी मत घुसो इस चीज में, नहीं तो हम लोग जो समझ रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे, है ना। नाटो वाटो क्या है, सब क्लियर करूंगा। तो हमने ये देखा 1979 में यूएसएसआर यहाँ पे आया था और 1989 में यूएसएसआर यहाँ से चला गया। अब मुजाहिदीन जो लोग थे, मुजाहिदीन, इनको यूएसए क्या कर रहा था? पनाह दे रहा था, यानी पैसा दे रहा था, और जो पाकिस्तान था वो उनको सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जैसे मैंने बोला, अफगानिस्तान में बहुत सारे जनजाति लोग थे, और जनजाति लोग में जैसे मुजाहिदीन में कोई विशेष जनजाति के लोग ही पावर में थे, बाकी जनजाति के लोग पावर में नहीं थे। तो इसी बीच में क्या हुआ, और जब 1989 में यूएसएसआर यहाँ से चला गया तो अमेरिका ने पाकिस्तान को जो पैसा दिया करता था, या पाकिस्तान की जो इज्जत थी कि भाई पाकिस्तान की गरज है कि भाई हमें पाकिस्तान को पैसा देना है, तो पाकिस्तान को पैसा देना कम कर दिया। तो इसी बीच में पाकिस्तान को लगा कि यार ऐसे अगर होता रहेगा, अमेरिका हमको पैसा नहीं देगा, क्योंकि यूएसएसआर तो अब कमजोर हो रहा है, 1991 में यूएसएसआर टूट भी जाएगा। तो पाकिस्तान ने बोला यार अमेरिका तो 7 समंदर पार है, अगर अमेरिका को हम ये बनाते रहेंगे हमेशा कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट से अफगानिस्तान में सरकार अस्थिर है, तो हमारी इज्जत बनी रहेगी। जैसे मान लीजिए हमारा एक, आप इंदौर में रहते हैं, आपका एक प्लॉट भोपाल में है, आप उस पड़ोसी की बड़ी इज्जत करते हैं जो आपके प्लॉट के बगल में रहता है, लेकिन अगर आपको मालूम चला कि आप आपका जो प्लॉट है उसके आपका दोस्त घर बनाने वाला है या कुछ और करने वाला है, तो आप उस पड़ोसी की इज्जत अब नहीं करेंगे या ज्यादा उसको ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आप अब उस प्लॉट में आपका घर बन रहा है, कुछ और बन रहा है। लेकिन उस पड़ोसी को लगा नहीं यार, जब तक मेरी इज्जत थी तब तक ये भाई मुझको फोन करता था या कुछ और करता था, तो हो सकता है फिर वो आपके प्लॉट में कुछ दिक्कतें करे या बोले कि यार साहब आप मुझसे ही बात किया करिए या मुझको ही भरोसा करिए, मैं ही आपका प्लॉट सुरक्षित रख पाऊंगा। तो आप फिर अल्टीमेटली उसका सहयोग करेंगे वापस कि हाँ भाई तुम थे तभी मेरा प्लॉट सुरक्षित था, ठीक है। तो वही यहाँ भी था। तो पाकिस्तान ने तालिबान नाम से संगठन तैयार किया। तालिबान भी यही लोग, अफगानिस्तान से एक विशेष जनजाति के लोग थे, इनको भी बंदूक दिया, पैसा दिया, बोला कि यार ये मुजाहिदीनों की सरकार गिराओ। सिंपल से मान लो ये एक ए ट्राइब है और ये बी ट्राइब है, कहने को सब अफगानिस्तानी है, लेकिन बी को पसंद नहीं आ रहा कि मुजाहिदीन वाले ए ट्राइब वाले ही पावरफुल रहे, हम क्यों नहीं रहे। तो तालिबान का उदय करवाया पाकिस्तान ने ही करवाया। पाकिस्तान को इसीलिए कहते हैं कि दुनिया भर में आतंकवाद की फैक्ट्री है, ये आतंकवादी को पैदा करता है। तो तालिबान को इसने बनाया और तालिबान ने इन मुजाहिदीनों पर अटैक करना शुरू किया। और जब मुजाहिदीनों पर अटैक हुआ तो यूएसए है, तो ये यूएसए के लोग, यानी यूएसए ने इनको पैसा देके बनाया था, तो यूएसए ने फिर पाकिस्तान को बोला यार पाकिस्तान, मैं तुम्हें जो पैसा वैसा दे रहा था ना वो वापस देना शुरू कर देता हूँ, तुम ध्यान रखो यार मुजाहिदीनों पर। और पाकिस्तान देखिए डबल गेम खेल रहा था, वो मुजाहिदीनों पर अटैक करवा इसलिए रहा था कि उसको पैसा मिलता रहे, जो फ्री का पैसा अमेरिका देता है उसको डॉलर। तालिबान मतलब होता है एक, इनका शाब्दिक अर्थ होता है विद्यार्थी। और कौन से विद्यार्थी? धार्मिक विद्यार्थी। तालिबान मतलब जो तालीम लेने वाले हैं, ठीक है। तो तालिबान भी ट्राइबल लोग थे, लेकिन इनको भी पाकिस्तान ने तैयार किया। और इनका मेन काम यह था कि अगर हम अपनी सरकार बनाएंगे ना, तो जो कानून चलेगा वो शरीयत के हिसाब से चलेगा। शरीयत मतलब कट्टर शरीयत वाला, मतलब कि भाई महिलाओं को कोई आज़ादी नहीं है, महिलाएं बुर्का पहन के रहेंगी, जो भी रिलीजियस टॉलरेंस वाला कानून है वो चलेगा। क्योंकि बहुत से जनजाति वालों को ये लग रहा था, अरे कबाली कौन है, मुझे क्या पता कबाली कौन है शिवानी, बताओ, है ना। क्योंकि मुजाहिदीन लोगों का जब रूल चल रहा था तो महिलाओं को थोड़ी बहुत फ्रीडम भी मिल गई थी, तो तालिबानों को लगा नहीं यार ये तो धर्म भ्रष्ट कर देंगे हमारा, महिलाओं को कैसे फ्रीडम मिलेगी। और तालिबानों को सपोर्ट किया पाकिस्तान ने, और ये तालिबानी ने मुजाहिदीनों को टॉपल करना शुरू किया, यानी उनको हटाना शुरू किया। तो अमेरिका ने फिर पाकिस्तान को बोला भाई पाकिस्तान तुझे जितना पैसा लगे
देंगे हम, लेकिन मुजाहिदीनों को मेंटेन करके रखना। लेकिन ये पाकिस्तान की चाल कामयाब हो गई, उसको पैसा चाहिए था फ्री फोकट का, इसलिए उसने तालिबान को खड़ा किया था। लेकिन पाकिस्तान भूल गया था कि आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। ये तालिबानियों ने मुजाहिदीनों को टॉपल किया। ये तालिबानी जो थे, इन्हीं में से कई सारी ब्रांच निकली, और इसी में से एक तालिबानी ने एक संगठन का स्थापना की, इसका नाम था अल-कायदा, और उस तालिबान का नाम था ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन, ठीक है। असल में कहते हैं कि जो ओसामा बिन लादेन है या तालिबानी है, शिवानी पहली चीज तो अभी आप क्या कर रहे हो, आप अफगानिस्तान पढ़ रहे हो ना, इसमें फोकस करो। और ये कबाली नहीं है, ये कबायली लोग हैं, और ये कबायली लोगों ने अटैक किया था 1948 में। मैंने बोला जब मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो सब मैं क्लियर करूंगा। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं कबायली लोग कैसे घुसड़ दूं मैं वो अफगानिस्तान की हिस्ट्री में। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, सब क्लियर होगा। ब्रीफिंग जब खत्म हो जाएगी ना सारे ये देशों की, तब आप ये नहीं कह सकेंगे सर हमारा ये डाउट था और आपने क्लियर नहीं किया। तो अभी भी थोड़ा पेशेंस रखिए, नहीं तो लय टूटती है ना। आप अफगानिस्तान के बारे में जान रहे हो, अभी आप तालिबान मुजाहिदीन में घूम रहे हो, कबायली में घुसेंगे हम। तो मोटे तौर पे ये आप समझिए कि पाकिस्तान ट्रेंड कर रहा है टेररिस्ट लोगों को, और इंसर्जेंसी बढ़ा रहा है अफगानिस्तान में। और इन्हीं में से एक वो जो व्यक्ति था, वो था ओसामा बिन लादेन। उसका एक संगठन था, उसका नाम था अल-कायदा। असल में अल-कायदा हो या ओसामा बिन लादेन हो या मुजाहिदीन हो, इन सब की पैसा कौन दिया? यूएसए ने दिया। ट्रेनिंग किसने करी? पाकिस्तान ने की। और इन सब का मेन काम ये था कि इनको ये भड़काया गया कि भाई आपका धर्म खतरे में है, अगर रशियन आ जाएंगे तो आपका धर्म बिगाड़ देंगे। तो कम्युनिस्ट लोग होते हैं, उनका तो कोई धर्म नहीं होता है। तो ये मुजाहिदीन हो या तालिबानी हो, ये सब अल्टीमेटली यही लोग थे। इनका ये मकसद था कि हम इस्लामिक रूल करें। और तालिबानी कुछ ज्यादा ही कट्टर थे, तालिबानी मुजाहिदीनों से कुछ ज्यादा ही कट्टर थे। धीमे धीमे इन तालिबानियों ने मुजाहिदीनों को रिप्लेस किया। और ये लोग, ये जो तालिबानी है, ये 1996 से लेकर सन 2001 तक अफगानिस्तान में सरकार बनाने में सफल हो जाते हैं। अफगानिस्तान में सरकार बनाने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा 1989 में रशिया तो यहाँ से चला गया, यूएसए यहाँ पे आ चुका था। यूएसए ने देखा जब रशिया यहाँ पे है ही नहीं, तो पैसा उसे देना कम कर दिया। तो ये मुजाहिदीन लोग जिनको आपने ट्रेंड किया था, ये तो भाई कौन है? ये तो आतंकवादी है, इनको तो पैसा मिल रहा था गोली मारने के लिए। और जब इनको पैसा नहीं मिलेगा तो ये लोगों ने यहाँ पे इंसर्जेंसी फैला दी, यहाँ पे कत्लेआम मचा दिया, अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया। कुल मिला के ये था कि अमेरिका डरे और हमको पैसा देना शुरू करे। और पाकिस्तान पीछे सपोर्ट कर ही रहा था कि जितना आतंकवाद हो सकता है फैलाओ उस देश में, कि अमेरिका फिर से पैसा देना मुझे शुरू कर दे। ये ना सोचे अमेरिका कि अब रशिया चला गया है, रशिया टूट गया है, तो हमें किस बात का डर है। तो 1989 से लेकर 1996 तक का जो टाइम है ना, वो अफगानिस्तान के काला समय है। मतलब यहाँ महिला, इन्हीं के लोगों ने इन्हीं की महिलाओं का रेप किया, बम फोड़े, आतंकवाद फैलाया, सब कुछ किया इन मुजाहिदीनों तालिबानियों ने। अल्टीमेटली तालिबान जीत गया। 5 साल तक इसने यहाँ सरकार बनाई, और ये जो सरकार बनाई ये कट्टर सरकार थी। यहाँ पे महिलाओं को बोला घर के अंदर रहो, बुर्का पहनो, पढ़ाई मत करो, और इनकी शिक्षा कराई। अगर महिलाओं को पढ़ाया जाएगा तो गोली मार दी जाएगी। तो तालिबानी रूल चला था 5 साल। और जब ये चला, इसी बीच में क्या हुआ था, 11 सितंबर सन 2001 को ये जो ओसामा बिन लादेन है, ये ओसामा बिन लादेन जो कि अलकायदा इसने बनाया था, इसने जाके अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला कर दिया, और उसमें लगभग 3000 लोग मरे गए। और जब ये हुआ तो उस समय जॉर्ज डब्ल्यू बुश था, कौन? अमेरिका का राष्ट्रपति। उसने, उसको खबर लगी अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन छुपा है, और अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन को छुपा के कौन रखे हैं? तालिबानी छुपा के रखे हैं। तो अमेरिका ने तालिबानियों से बोला मुझे ओसामा बिन लादेन चाहिए। तालिबानी ने बोला हम नहीं देंगे, जाओ जो करते बने कर लो। तब अमेरिका का दिमाग खराब हुआ कि यार ये तालिबान इतना तेज निकल जाएंगे। और देखिए ये तालिबान जो थे, अल्टीमेटली इनको पैसा पाकिस्तान दे रहा था, और पाकिस्तान ने कभी ये सपने में नहीं सोचा था कि ये तालिबान कभी पाकिस्तान को उल्टा घेर के मारेंगे। ठीक है। तो अभी हमने ये देखा कि ओसामा बिन लादेन तालिबानियों के अंडर में था, या क्योंकि ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रही थी अमेरिका। और उसने, अमेरिका का जॉर्ज डब्ल्यू बुश था, उसने एक कैंपेन चलाया था, उसका नाम था वॉर ऑन टेरर। मतलब जहां जहां आतंकवाद होगा ना, वहां वहां हम खत्म कर देंगे। अब ये देखिए क्या विडंबना है, तुमने खुद 20 साल पहले अफगानिस्तान में आतंकवादियों को पैदा किया, अफगानिस्तान में आतंकवाद फैलाया, और जब तुम्हारे अब घर में हमला हो गया तुम्हें, तो तुम्हें सुध आ रही कि नहीं नहीं अब तो आतंकवाद को खत्म कर देंगे। तो खैर उसने वॉर ऑन टेरर चालू कर दिया, और उसने तालिबानियों से बोला कि मैं ओसामा बिन लादेन चाहिए। तालिबानियों ने नहीं दिया, और जब तालिबानियों ने नहीं दिया तो अमेरिका वापस अपनी पूरी आर्मी लेके घुसता है, कहाँ?
अफगानिस्तान में, और 2001 से अमेरिका की बहुत बड़ी आर्मी कहाँ है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में 2001 के बाद से तालिबान का सरकार तो नहीं रही, लेकिन तालिबान बहुत ही मजबूत कंटेंडर है वहां पे, और तालिबान को फंड पाकिस्तान कर रहा है। अफगान अमेरिका को पता है कि तालिबान को पैदा करने वाला पाकिस्तान है, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर पाकिस्तान से दुश्मनी मोल ले लेगा तो अफगानिस्तान में जो इनके सोल्जर खड़े थे 2001 से 2021 तक, ये सोल्जर की जान को खतरा है। बहुत सारा खर्चा किया है यूएसए ने अफगानिस्तान को संभालने में, उसको है। अफगानिस्तान वो छोड़ना ही चाहता था, क्योंकि भले अफगानिस्तान आज रशिया कमजोर है, लेकिन रशिया हमेशा ताक में बैठा रहता है कि अफगानिस्तान में किसी भी तरह हम अपनी लोगों को घुसेड़ दें या वहां पे कम्युनिज्म फैलाएं। तो 2001 से जब ये टेरर अटैक हुआ था 9/11 का, उसके बाद से ही अमेरिका की बहुत बड़ी फौज अफगानिस्तान में घुस गई, और जहां भी तालिबान लोग दिख रहे हैं, मुजाहिदीन दिख रहे थे, उनके कैंपों में अटैक करना शुरू किया। मतलब कुल मिला के अमेरिका दुनिया को ये दिखा रहा था, देखो भाई मैं आतंकवाद को खत्म करने आया हूँ, जबकि ये आतंकवाद उसने खुद पैदा किया था यहाँ पे। तो सन 2001 से लेकर आज 2021 चल रहा है, 2021 तक पिछले 20 सालों में अमेरिका ने लगभग 10,000 अपने सोल्जर्स खो दिए, यहाँ पे मर गए यहाँ पे, और कई खरबों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन 20 साल में ना अमेरिका तालिबान को खत्म कर पाया, ना अमेरिका यहाँ पे शांति ला पाया, ना अमेरिका यहाँ पे सरकार बना पाया। बीच बीच में यहाँ पे सरकार बनी थी, एक समय हामिद करजई की सरकार बनी थी, और उस समय ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हामिद करजई बाद में हटा दिए गए। और आज फिलहाल 2021 में ऐसा है कि 2021 में 11 सितंबर को 20 साल हो जाएंगे उस अटैक को। तो जो बिडेन है अभी अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा है कि 11 सितंबर तक हम अपने हर सैनिक को वापस बुला लेंगे, मतलब एक भी सैनिक अमेरिका का यहाँ रहेगा नहीं। आज भी तालिबान यहाँ पे एक्टिव है, आज भी तालिबान खत्म नहीं, ऊपर से और मजबूत हो गया है। और अब दिक्कत ये है कि अब तालिबान, अमेरिका जब यहाँ से हट जाएगा तो तालिबान फिर मालिक हो जाएगा, क्योंकि आज अफगानिस्तान में मोर देन 60% एरिया में तालिबान का रूल चलता है। अफगानिस्तान में आज भी सरकार है, अफगानिस्तान में आज भी सरकार है, अशरफ गनी की सरकार है, लेकिन सरकार नाम मात्र की सरकार। और अभी 3 महीने पहले दोहा टॉक्स हुए थे, दोहा कतर की राजधानी है, वहाँ पे टॉक्स हुए थे। तो वहाँ पे एक तरफ बैठा था कुर्सी में अमेरिका, एक तरफ बैठा था तालिबान, एक तरफ बैठा था अफगानिस्तान की सरकार यानी अफगानिस्तान गवर्नमेंट। इन लोगों के बीच में शांति समझौता हुआ, और इस समझौते में ये हुआ कि हम तो भाई जा रहे हैं, तुम लोग आपस में निपट लो, तालिबान और अफगानिस्तान सरकार निपट लो। तो अफगानिस्तान की जो आम जनता है वो तो हमेशा से बर्बाद होती आई है, लड़ती आई है, मरती आई है टेरर के नाम पे। कुछ लोग पैसे के चक्कर में, अपनी सत्ता के चक्कर में, अपने गुरूर के चक्कर में पाकिस्तान के मोहरे बने। और आज पाकिस्तान के साथ दिक्कत ये कि ये जो तालिबानी है, अब पाकिस्तान को और डर लग रहा है कि 2021 में जब अमेरिका यहाँ चला जाएगा सितंबर के बाद, तो ये तालिबानी कल को हम पे भी अटैक करेंगे, और कर भी रहे हैं। आज अगर हम देखें, पाकिस्तान ने दुनिया भर में आतंकवादी को जन्म दिया, और आज सबसे ज्यादा अटैक पाकिस्तान पे ही होते हैं, क्योंकि ये जो आतंकवादी होते हैं ये धर्म और नहीं मानते, इनको चाहिए पैसा। ये भूल जाते हैं कि तालिबान भूल जाता है कि मुझे पाकिस्तान ने पैदा किया है, आईएसआई ने मुझे ट्रेन किया है। तालिबान का मोटा फंडा ये है, मैं तुम्हारी मस्जिदों में, मंदिरों में अटैक करूंगा, मुझको चाहिए पैसा। मतलब है ये मुस्लिम, लेकिन ये मस्जिदों में अटैक करते हैं, है ये मस्जिद मुस्लिम, लेकिन ये मदरसों में अटैक करते हैं। इनका कोई धर्म नहीं, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, तो आज पाकिस्तान ने जो बीज बोया था 20 साल पहले, आज उसके फल निकल रहे हैं, और पाकिस्तान पर इतने भी अटैक होते हैं, अफगानिस्तान के तालिबान जो ग्रुप है वो हो रहे हैं। और अब सितंबर 2011 के बाद से तालिबान तो वहां पे सरकार बनाएगा, क्योंकि मोर देन 60% एरिया उसके पास है, मतलब वहां पे आतंकवादी सरकार चलाएंगे अफगानिस्तान में। ठीक है, अब सवाल ये तो आप लोगों ने ब्रीफिंग समझ ली है ना, कि तालिबान में एक्चुअल में अभी तक हो क्या रहा है, और तालिबान कह रहा हूँ अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। बीच बीच में सरकार बनी है, क्योंकि अमेरिका पिछले 20 साल से यहाँ पे था, सरकार बनाया है, लेकिन सरकार में इतना दम नहीं था। और आज भी अफगानिस्तान में बहुत बड़े एरिया में तालिबान का रूल है। असल में क्या है, अफगानिस्तान में डेवलपमेंट नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास खाना नहीं है, लोगों के पास सिक्योरिटी नहीं है, और वो पूरा पहाड़ी इलाका है, पूरा एक तरह से रेतीला इलाका है, मतलब ठंडी रेत है वहाँ पे। ठीक है, तो अब वहां पे जब डेवलपमेंट नहीं है, और वहां पे बम गिर रहे हैं, आतंकवाद हो रहा है, लड़ाई हो रही है, रेप हो रहे हैं, लड़कों को मर्डर हो रहा है, तो वहां के लोग को ये समझ में आता है कि चाहे अमेरिका हो चाहे पाकिस्तान हो, सब हमारा यूज करते हैं। ये तालिबानी लोग हैं, ये तालिबान लोग कहीं बाहर से नहीं आए, ये यहीं के बच्चे लोग हैं जो बेरोजगार है, जिनके पास काम नहीं, धंधा नहीं है, इनको कहीं से पैसा मिल जाता है, ये बंदूक उठा के मतलब चालू हो जाता है लड़ना। तो ये, अब मान लो मैं तालिबानी हूँ, मैं एक आतंकवादी हूँ, तो मेरे घर वाले तो मेरा सपोर्ट करेंगे ना। इस तरह तालिबान, अफगानिस्तान की जनता भी तालिबान का सपोर्ट करती है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि अफगान अमेरिका आके क्या कर लिया,
पाकिस्तान आगे क्या कर लिया, यूएसए मतलब रशिया आके क्या कर लिया, अल्टीमेटली बर्बाद तो हम ही हो रहे हैं ना। तो मोटे तौर पे हम देखें कि बहुत बड़े एरिया में तालिबान की सरकार है या उनके अंडर में एरिया है और वहाँ के लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं। क्या करें, मरता ना क्या ना करता, कोई ऑप्शन ही नहीं इनके पास। ठीक है, तो ये छोटी सी एक ब्रीफिंग हुई है। अब अपन ये तो ये हुआ कि भाई अफगानिस्तान की हिस्ट्री क्या थी। अब भारत और अफगानिस्तान के बीच में क्या क्या था या हमने उसके साथ कैसे कनेक्ट किया है। तो जैसे 1950 में ही भारत ने अफगानिस्तान के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी कि भाई तुम्हें कोई दिक्कत होगी तो मैं तुम्हें संभाल लूंगा, हम तुम दोस्त हैं, हम तुम क्या हैं, दोस्त हैं। ठीक है, और उस समय जहीर शाह जो राजा था उसकी सरकार थी, 1973 तक उसकी सरकार रही। ठीक है, और फिर 1989 से लेकर 1989 तक यहाँ पे यूएसएसआर आगे कुछ किया था और 1989 में यूएसएसआर यहाँ से चला गया था। भारत ने बहुत पैसा लगाया, मोर देन 3 बिलियन, यानी मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि 30,000 करोड़ रुपए हम पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में लगा चुके हैं, जो पैसा हम वहाँ पे हमें डेवलपमेंट के नाम पे लगाया है। ठीक है, और 2001 से तो हम बहुत तेजी से वहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ पे बम फट जाता है, भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो भारत मानवीय सहायता भी वहाँ पहुँचाता है। और हम इसलिए कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं और हम ये चाहते हैं रिसोर्सेस भी हमको मिले। और दूसरा मेन रीजन ये है कि अगर पाकिस्तान नहीं बना होता तो हमारी बॉर्डर सीधे अफगानिस्तान से साथ होती। तो हम अफगानिस्तान होते हुए ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यूएसएसआर का, वहां जा सकते थे। लेकिन अभी बीच में बैठा है पाकिस्तान और पाकिस्तान तो हमें घुसने नहीं देता यहाँ पे। तो हमें अफगानिस्तान में अगर जाना है तो अभी हमारी भारत सरकार ने ईरान में एक बंदरगाह बनाया है, मतलब पहले से था बंदरगाह, बंदर अब्बास नाम का, उसको हमने डेवलप किया है अपने पैसे से, उसका नाम है चाबहार। और इस चाबहार में हमारा मेन मोटो ये कि हमारे जो जहाज हैं वो मुंबई से चाबहार जाएं और चाबहार से जो लैंड रूट है, जमीन के रास्ते होते हुए अफगानिस्तान में घुसे, अफगानिस्तान से फिर ऊपर जाए, रशिया वशिया कहीं भी जाए। तो हमें अफगानिस्तान की जरूरत है। मैंने बोला ना, अफगानिस्तान एक ऐसा चौराहा है जहां से आप कहीं भी जाना है तो गुजरना पड़ेगा। तो अफगानिस्तान हमें जरूरत है और हमने यहाँ पे एक हाईवे बनाया है, उसका नाम है डेलाराम जरांज हाईवे। डेलाराम ईरान में एक जगह है, जरांज यहाँ पे जगह है। ठीक है, हमने यहाँ पे ट्रेन भी बनाई है, हमने हाईवे बनाए हैं, हमने इस पोर्ट को डेवलप किया है। लेकिन क्योंकि अल्टीमेट क्यों किया सब कुछ, हमें अफगानिस्तान जाना है, अफगानिस्तान से बहुत चीज हमें चाहिए, अफगानिस्तान को हम बहुत चीज बेचते भी है। बीच में बैठा है पाकिस्तान, अगर ये पाकिस्तान नहीं होता या हमारा ये दुश्मन नहीं होता तो हम सीधे यहाँ से निकल जाते। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि बीच में बैठा है पाकिस्तान, तो हमें अफगानिस्तान की बहुत जरूरत है। ठीक है, और दूसरा अगर हम अफगानिस्तान से दोस्ती नहीं बना के रखेंगे तो बीच में बैठा है पाकिस्तान, तो अगर हम अफगानिस्तान से दुश्मनी कर लेंगे तो फिर हम पाकिस्तान को उधर वाले हिस्से से कंट्रोल कैसे करेंगे। जैसे इधर से तो हमारी आर्मी कंट्रोल करती है पाकिस्तान को, लेकिन उधर से अफगानिस्तान की सरकार पाकिस्तान को दबाती रहती है कि भाई भारत के साथ अच्छे से व्यवहार कर। ठीक है, और ये एक हिस्ट्री का पार्ट है, इसमें 1970 सब मैंने लिखा हुआ है, ये एक बार आप लोग देख लेना। और बोलते हुए थक गया यार मैं आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया अभी तक जो समझा है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसी बीच में जब तालिबान की यहाँ सरकार बन गई थी तो तालिबान जो कट्टर लोग थे तो इन्होंने हमारे बुद्धा की बहुत बड़ी मूर्ति थी बामियान में, उसको तोड़ दिया था। बामियान ने बुद्धा की मूर्ति बहुत बड़ी तोड़ दिया था। एक हमारा प्लेन को हाईजैक करके ले गए थे, इंडियन एयरलाइंस का प्लेन था, उसको हाईजैक करके ले गए थे, 814 था। शायद एक फिल्म है जबीन नाम की फिल्म है, वो इस पर बनी हुई है। और इसके बदले में इन्होंने 3 आतंकवादी छुड़वाए थे हमसे, और उनमें से एक आतंकवादी मसूद अजहर, हमने छोड़े थे 3 आतंकवादी। मसूद अजहर जो है इसने पुलवामा अटैक करवाया। एक आतंकवादी हाफिज सईद, ये हमसे छुड़वाया था सरकार ने। भाई इन्होंने हमारे ट्रेन को हाईजैक कर लिया था हमें लोगों ने। हाफिज सईद जो था इसने 26/11 का हमला करवाया था मुंबई में, ये आज भी लोग जिंदा है। ठीक है, तो ये प्लेन उठा के यहाँ ले गए थे। तो तब भारत सरकार को समझ में आया कि तालिबान जो है, ये सरकार कहने को यहाँ पे सरकार है 1996 से 2001 तक, लेकिन यहाँ की सरकार जो है ये आतंकवादियों से मिली हुई है। भाई अब सोचिए ना, मतलब अफगानिस्तान में हमारे प्लेन को ले जाके कंधार में ये प्लेन ले गए, वहाँ पे कंधार अफगानिस्तान की राजधानी थी और वहाँ पे सरकार तालिबान की है, तो बिना सरकार की अनुमति के कोई प्लेन हाईजैक करके कैसे उतार देगा राजधानी में। ठीक है, तो तब से हमारे और तालिबान के रिश्ते तल्ख हो गए। ठीक है, और आज स्थिति ये हो गई 2021 में कि तालिबान वहाँ सरकार बनाने वाला है और हमारे सामने धर्म युद्ध है, धर्म संकट है कि तालिबान से हमारी इतनी दुश्मनी है और ये आतंकवादी है मोटे तौर पे। और अब अगर ये सरकार बना लेंगे तो
एक देश होने के नाते हमें इनके साथ दोस्ती तो करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्ती नहीं करेंगे तो हम इनको दुश्मन तो नहीं बना सकते। लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे आतंकवादियों को छुड़वा लिया है, जो कि आज भी हमारे सदस्य बने हुए हैं। कोई पुलवामा अटैक करता है, कोई 26/11 करता है। और इसमें से एक और था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो संसद में अटैक हुआ था, वो भी इन लोगों ने करवाया था। तो परेशान हम भी हैं इनके आतंकवाद से, हम भी बहुत परेशान हैं। चलो आज की क्लास अपन कोई डाउट हो तो पूछ लो, यही एंड करते हैं। एक क्लास और मैं ले लूंगा आतंकवाद या अफगानिस्तान के रिलेशंस को लेकर, ना कल की मतलब नेक्स्ट क्लास दे दूंगा। आज की क्लास में कोई डाउट हो तो पूछ लो।